दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की ये क्लास मैथ पेडागॉजी से संबंधित है। यदि आप इसके पहले की क्लास ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारी क्लासेस देख लें ताकि आगे के प्रश्नों को हल करने में कोई भी समस्या ना हो। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास जो है 22 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन तक। इसके पहले की वीडियो में बातें हम लोग कर चुके थे। तो आज 22 क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर जो पैटर्न को की पहचान जो कराई जाती है बच्चों को और उन्हें पूरा करवाया जाता है, गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि यानी उसका कारण क्या होता है कि उसको एक अनिवार्य हिस्सा के रूप में माना जाता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों को विकसित करता है, या विद्यार्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, या सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो जो पैटर्न को पूरा करना होता है प्राथमिक स्तर पर उनका एक अनिवार्य हिस्सा है। क्योंकि तो इसमें 22 में जो ऑप्शन दिया हमारा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ये क्या करता है, यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है। तो 22 का हमारा क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 23 क्वेश्चन देखते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? गणित शिक्षण में जो गणना करने संबंधी जो कौशल होता है उसके किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, केवल एल्गोरिदम का वर्णन करके। दूसरा ऑप्शन दिया है, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। तीसरा ऑप्शन, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करके बाद यानी करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करवाना चाहिए बच्चों को, या फिर केवल संकलनात्मक ज्ञान देकर। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके क्या कर सकते हैं हम लोग? गणना करने संबंधी कौशलों को हम बढ़ावा दे सकते हैं। तो 23 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 24 क्वेश्चन कह रहा है, सुश्री रीना दशमलव के गुण की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका यह नमूना नीचे दिया गया है। तो जो रीना नाम की एक अध्यापिका है वो ग्रिड पद्धति का प्रयोग करती है। ये एक नमूना उनका दिया गया है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि इस पद्धति के द्वारा से सुश्री रीना क्या करना चाहती थी? तो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, संकलनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर बल देना चाह रही है तथा प्रक्रमणीय या प्रक्रमशील ज्ञान पर कम सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है, या तीसरा ऑप्शन, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, या चौथा ऑप्शन, प्रक्रमशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकलनात्मक ज्ञान पर कम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो 24 का जो हमारा राइट ऑप्शन दिया गया है वो पहला क्या कह रहा है, संकलनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर बल दे रही तथा प्रक्रमशील ज्ञान पर कम बल दे रही। तो ये पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा नंबर था? 24 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, इसको एनसीएफ भी बोलते हैं, वो क्या करता है? तो एनसीएफ पर बल देती है, यानी एनसीएफ किस चीज़ पर बल देती है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, गणित चयनित शिक्षार्थियों को बढ़ावा दिया जाए, या गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, या शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए या होनी चाहिए। फिर चौथा ऑप्शन है, निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठचर्या अलग होनी चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 किस बात पर बल देती है? तो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 जो है, जिसको हम एनसीएफ भी बोलते हैं, वो गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, ये बात पर जोर देती है। तो 25 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 26 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 26 क्वेश्चन में बोल रहा है 26 क्वेश्चन में कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का उद्देश्य क्या? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार
गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, किस ओर संकेत करता है? तो पहला ऑप्शन दिया है पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशील करने और अमूर्त का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने में, या दूसरा वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सभी समस्याओं संख्या संक्रियाओं को प्रभावित निष्पाद की, या तीसरा ऑप्शन स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उसका सत्यापन करने में, या शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा? कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 जो है के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीयकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो किस ओर संकेत करता है? इसमें पहले ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशील करने और अमूर्त प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने में। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद 27 क्वेश्चन कह रहा है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं नीचे दी गई हैं, उसमें कैसी विशेषताएं होनी चाहिए हमको आपको छांट के बताना है। तो इसमें जो दिया गया है पहला ऑप्शन, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए, या स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचित दिया जा सकता है, या केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं, या उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। तो इसमें जो कूट दिया गया है बी और डी ऑप्शन सही है, या ए और बी सही है, या फिर सी और डी सही है, या फिर ए और सी सही है। तो इसमें कह रहा है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? तो एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषताएं होती है वो उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए, और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। इसमें कठोर दिए, इससे निगेटिव तो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अभी ये दिखेगा तो दो ऑप्शन दिए हैं, यानी दो ठो सही होंगे। तो ये कठोर आप निगेटिव नहीं समझिएगा, ये सही है। क्यों? क्योंकि किसी लास्ट चैप्टर में ढेर सारे आपको अभ्यास कार्य दिए होते हैं, जिसके माध्यम से बच्चा पढ़ करके वो अच्छे से उस अभ्यास में प्रैक्टिस कर लेता है। तो ए और बी हमारे राइट है। केवल हल करना बात गलत है, मोटी व भारी भरकम नहीं होनी चाहिए। ए और बी जिसमें होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी किस में हम देखते हैं, ये दूसरे ऑप्शन में ए और बी दिया गया है, तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 28 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है, किस ओर संकेत करती है? जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति जो होती है वो किस ओर संकेत करती है? तो वो पहला ऑप्शन दिए चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने की ओर, या दूसरा ऑप्शन गणित के खेलों का सृजन करने की ओर, या तीसरा ऑप्शन हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करने की ओर, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने की ओर। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित संबंधी आकृति जो होती है किस ओर संकेत करती है? तो वो जो हमारा होता है वो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना पर बनाने पर की ओर संकेत करती है। तो इसका मतलब है कि जैसे कोई भी आप संकल्पना नीचे हल करते चले जा रहे हैं, वहाँ जो आप आंसर आया वहाँ से फिर आप एक प्रमेय वहाँ पर का निर्माण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से ऐड करने की ओर ये संकेत करती है। तो 28 को जो हमारा दिया गया है चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 29 क्वेश्चन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? तो पहला ऑप्शन दिया गया इसमें गणित के संकीर्ण उद्देश्यों लक्ष्यों की, या दूसरा ऑप्शन गणित के अन्य विषयों को से जोड़ने की, या तीसरा ऑप्शन गणित के अनुप्रयोग की, या चौथा ऑप्शन गणित के उच्च उद्देश्यों लक्ष्यों की। तो जो हमारा दिया गया है ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण जो क्या है महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी जो शब्द है से तात्पर्य किसकी उपलब्धि से है? तो महत्वाकांक्षी
से तात्पर्य जो होता है क्या है, गणित के उच्च उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति करने से होता है। तो 29 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्रा का मापन आदि का शिक्षण। पहला ऑप्शन दिया गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, या गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर अगले दो ऑप्शन दिए गए हैं, या फिर क्या कर रहा है, या फिर बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीय के उद्देश्य को पूरा करता है, गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, या फिर महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है। तो क्या किस उद्देश्य की पूरा करता है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया चिंतन प्रक्रिया गणितीयकरण उद्देश्य को पूरा नहीं करता है, महत्वपूर्ण से ये नहीं होता है। ये जो राइट ऑप्शन हमारा दिया गया है, ये पहला ऑप्शन जो है क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण जो होता है वो गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो 30 का जो हमारा पहला ऑप्शन है वही राइट हो जाएगा। तो 30वें का पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 31 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कक्षा कक्ष में भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा की निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कैसे, यानी किस किस क्रम में गणित शिक्षण को आप अगर शिक्षण बालकों से करवाएंगे तो अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इसमें दिया है रोज़मर्रा की भाषा, उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति की भाषा पढ़ानी चाहिए, फिर उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, फिर रोज़मर्रा की भाषा, या रोज़मर्रा की भाषा गणितीय समस्या समाधान की भाषा, या फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, या फिर प्रतीकात्मक भाषा, या फिर चौथा में दिया गया है गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, उसके बाद फिर रोज़मर्रा की भाषा। तो गणित शिक्षा यदि आपको देना है बच्चों को तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, रोज़मर्रा की भाषा से उनको रिलेट करवा के समझाना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, गणितीयकरण की स्थिति की भाषा के द्वारा बच्चों को समझाया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा स्टेप कैसे समझाया जाना चाहिए, गणितीय समस्या समाधान की भाषा के द्वारा बच्चे को समझाना चाहिए। फिर लास्ट में क्या हो, उसका चिन्ह बताना चाहिए या प्रतीकात्मक भाषा के द्वारा उसको समझाना चाहिए। तो 31 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। गणित शिक्षण जब करवाया जाता है तो सबसे पहले रोज़मर्रा की भाषा, फिर उसके बाद गणितीयकरण की स्थिति की भाषा, फिर उसके बाद गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर उसके बाद लास्ट में प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो 31 का हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32 गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समांकित करने का उद्देश्य क्या होता है। यानी गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास जो लास्ट में अभ्यास दिया होता है को समेकित यानी उसमें प्रदर्शित करने का या उसमें रखने का क्या मेन उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करने के लिए रखा जाता है अभ्यास कार्य, या फिर दैनिक जीवनचर्या में बदलाव लाने के लिए, या फिर समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिए, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर उपलब्ध करवाने के लिए। तो जो चैप्टर होता है गणित में लास्ट में जो अभ्यास कार्य दिया होता है वो किस चीज़ के लिए दिया होता है। तो गणित शिक्षण में जो लास्ट में जो चैप्टर अभ्यास होता है वो क्या करता है, उससे जब बालक बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करने का वो एक उद्देश्य होता है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करें और प्रैक्टिस करें ताकि वो क्या हो, विस्तृत अधिगम हो सके। तो हमारा 32 का दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 33 क्वेश्चन वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है। तो वैदिक गणित किसके विकास संवर्धन में प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें विद्यार्थियों के गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ, या विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल, या फिर विद्यार्थियों के गणित में एकाग्रता, या फिर गणित में गणना के कौशल तथा गति। तो इसमें बोला गया है वैदिक गणित जो है आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है। इसका प्रयोग जो होता है सबसे ज़्यादा
गणित में गणना के कौशलों तथा गति संबंधी विकास करने में उपयोग होता है। तो 33 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 34 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता, यानी निगेटिव इसमें छांटना है। तो 34 का जो पहला ऑप्शन दिया गया है, भिन्न को पूर्ण से अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना, या वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना, या दैनिक जीवन में तार्किक कार्यप्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना, या चौथा दिया गया है मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास करना। तो 34 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। तो 34 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 35 क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया गया है रैखिक बीजगणित में, क्या रैखिक बीजगणित में या रैखिक बीजगणित से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं की शिक्षा, या संख्यात्मक कौशलों का विकास, या गणित पढ़ाना, बीजगणित पढ़ाना, या फिर परिकलन का मापन करना। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्या क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो गणित शिक्षण का जो संकीर्ण उद्देश्य होता है संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, यही उद्देश्य होता है। संकीर्ण उद्देश्य माने संकुचित उद्देश्य जो होता है, केवल आप संख्याओं को संख्यात्मक कौशलों का विकास कर देंगे, ये संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो 35 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 36 क्वेश्चन, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी तकनीकी कौन सी, उपचारात्मक तकनीकी कौन सी हो सकती है। तो सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी हो सकती है, उसे 10 अभ्यास परीक्षाएं देंगे, या वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करके अध्ययन करवाएंगे, या उसको एक कार्यपत्रक देना जिससे समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने हों, या फिर संख्या प्रणाली की समस्याओं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके को सिखाना। तो इसमें बोला है कक्षा चार का छात्र है अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी समस्याओं को उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु क्या कर रहा है वो संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं को हल जो होता है उसको लिखने में गलतियां करता है। तो लिखने में जो गलतियां करता है, तो 36 का जो ऑप्शन दिया गया है, जो चौथा ऑप्शन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, संख्या प्रणाली की समस्याएं हल करने के लिए एक से अधिक तरीके से बालक को उसको सिखाएंगे। तो यदि एक तरीके में अगर समस्या उत्पन्न हो रही तो वो दूसरे तरीके से हल कर सकता है और लिख सकता है। तो 36 का हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 37 क्वेश्चन कह रहा है, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होनी आवश्यक है। तो कौन सी पूर्व जानकारी बच्चों को होना आवश्यक होता है, योग का क्रम विनिमेय गुण, या फिर गुणन का क्रम विनिमेय गुण, या फिर गुणन योग पर वितरण के रूप में, या फिर गुणन विभाजन के प्रतिलोम के रूप में। तो यदि अब बालक को क्या कर रहे हैं, 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। तो सबसे पहले उसको जो पूर्व जानकारी होना आवश्यक है वो ये है कि बालक जो है गुणन करना जानता हो, योग पर वितरण नियम के रूप में उसको जो शिक्षण कार्य करवाएंगे या उसके पहले की वो जानकारी होगी उसको तो बहुत अच्छे तरीके से वो सीखेगा। तो 37 का हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के मापन का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन दिया, अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, या केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, या फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो
प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के मापन का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको ढूंढना है, तो कौन सा कथन हमारा सत्य हो जाएगा। जो ये दूसरा जो ऑप्शन दिया गया यही हमारा राइट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है, कह रहा है प्रमाणिक मापों का उपयोग जो है अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। जैसे आपको फुट बताना है तो आप एक अप्रमाणिक माप लेंगे, छोटी सी उसके हाथ के द्वारा नाप के बता देंगे कि लगभग इतना ये फुट होता है, 1 फुट इतना होता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब बच्चा 1 फुट लगभग अंदाज के जानने लगे कि हाँ इतनी दूर तक होता है, तो उसको प्रमाणिक माप यही पटरी से उसको माप कर सेंटीमीटर के हिसाब से आप उसको बताएंगे कि इतने सेंटीमीटर बराबर ये 1 फुट होता है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सबसे पहले अप्रमाणिक माप के द्वारा बच्चे को समझा देना चाहिए। उसके बाद एक स्केल ले लेंगे, जो प्रमाणिक माप उस पर लिखे होते हैं उसके द्वारा बच्चों को बताएंगे कि इतने इंच बराबर 1 फुट होता है। तो उससे बालक जो है बहुत अच्छे तरीके से समझता है। तो 38 का हमारा दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना क्लास की अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।